माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक चैनल। तो से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या सिलेबस ऐड हुआ है, और ऐड हुआ है तो यार बुक में नहीं है वो। तो चलो जल्दी से उसको भी क्लियर कर देते हैं। इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि पेपर में ऐड हुआ है। अच्छा, बात तो करेंगे कि आप समझाएंगे भी साथ में, क्योंकि उम्मीद है कि हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इसी में से बन जाए और आपकी किस्मत चमक जाए, 6-7 नंबर इसी में से बन जाए। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, इसमें से आएगा ही आएगा। तो इसलिए इन टॉपिक्स को ध्यान से देखो जो कि इसी साल ऐड हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर में ना ही लास्ट ईयर की बुक में कहीं पर भी नहीं है। न्यू बुक में भी इवन ये सब टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से देख लो भाई साहब। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें वो है बेटा आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्या है? क्या है एनवायरमेंट स्कैनिंग? क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग? अभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है? देखो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है इट रिफर्स द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन, अभी एग्जांपल से समझाता हूं, क्वेश्चन गेदर्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स दैट कैन इंपैक्ट इज बिजनेस। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ नई चीजें लाने जा रहे हो, तो पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे कि उस बिजनेस में जो आप करने के बारे में सोच रहे हो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या उसके थ्रेट्स है। मतलब पहले पता कर लो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। आपने देखा, अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा ये थ्रेट्स है, तो आपको एक स्कैनिंग कर लिया, स्कैन कर लिया, जैसे क्यूआर स्कैन करते हो ना, मतलब आपने स्कैनिंग करी कि यार अच्छा ये अपॉर्चुनिटी इसमें, अच्छा ये थ्रेट्स है, तो उस हिसाब से फिर आप बिजनेस में डिसीजन लोगे। समझ में आ रही बात? तो क्या करते हैं हम लोग? एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है एक तरह से क्या करना, इंफॉर्मेशन निकालना कि बिजनेस जो करने जा रहे हो, जो कर रहे हो या कुछ नया करने जा रहे हो, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है जो आप करने के बारे में सोच रहे हो। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये एनवायरमेंट है तो अब मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? लाइन टू लाइन दो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है विच एन ऑर्गेनाइजेशन गेदर्स। ठीक है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन गेदर करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है इंफॉर्मेशन। क्या करती है? इंफॉर्मेशन। कहां से? फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करती है और साथ ही साथ थ्रेट्स पता लगाती है दैट कैन इंपैक्ट इन बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो कि आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट एज इट हेल्प्स मैनेजर्स। ये मैनेजर की हेल्प भी करती है। किस चीज में करती है भाई? अंडरस्टैंड द चेंजिंग ट्रेंड्स द मार्केट, मार्केट में क्या चीजें चेंज हो रही है उसमें हेल्प करती है। एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंज, फ्यूचर में जो चैलेंज मिलने वाले उसके लिए आपको आइडिया हो जाता है भाई ये चीजें चेंज हो रही है, मुझे भी अपने हिसाब को चेंज करना पड़ेगा। फिर मेक इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या करते हैं लोग? इन्फॉर्म करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो आप डिसीजन बनाना चाहते हो फ्यूचर के लिए, उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, तो ये टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट से ऐड हुआ है, क्योंकि बुक में नहीं है आपके। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत है, इसको देख के जाना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, आगे देखो, नया चीज क्या है भाई? दूसरा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? क्या है भाई? एक चीज समझो कि हम लोग को जब पैसे चाहिए थे, मान लो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है KGF। क्या नाम है? अपने रॉकी भाई वाली कंपनी KGF। अब ये KGF कंपनी जो है, इनका क्या है, इनको जब भी पैसे चाहिए हो या किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए हो तो जनरली क्या करती है? इशू करती है शेयर्स। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। अब शेयर्स खरीदता कौन है भाई? कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है, हम लोग खरीदते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें आपको अप्रूवल चाहिए होता है सेबी से। सेबी कौन होता है? एक तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की ब्रांच है। मतलब आप कोई भी कंपनी हो, शेयर ऐसे ही नहीं इशू कर सकती है, पहले एक तरह से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप शेयर इशू कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हमें कम टाइम में पैसे की जरूरत है तो हम लोग शेयर जो है मार्केट में शेयर इशू नहीं करके हम लोग क्या करते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक मेथड है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वहां पर हम लोग QIP करते हैं। क्या करते हैं? QIP। अब इसमें क्या होगा? अब मान लो हम लोग, मेरी कंपनी है KGF, अब मैं इनसे शेयर नहीं लूंगा, पब्लिक से नहीं ले रहा हूं, जो दूसरी है, जैसे LIC हो, जो अदर कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया,
है ना, इन लोग से क्या करूंगा, शेयर इशू कर दूंगा। तो ये इस LIC होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गया, सहारा हो गए, इन लोग क्या करेंगे, शेयर परचेज कर लेंगे और मुझे कम समय में पैसा मिल जाएगा। क्या होगा, मुझे कम समय में पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। होता क्या था, पहले शेयर इशू करते थे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता था, अब कम समय में पैसा चाहिए। तो जब कंपनी को कम समय में पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, QIP मेथड यूज करती है। QIP मेथड में दूसरी अदर कंपनी जो होती है इस तरह की म्यूचुअल फंड वगैरह वाली, वो आपके शेयर को परचेज कर लेती है और बदले में आपको पैसा मिल जाता है और ये कम समय में हो जाता है। यहाँ पर आपको सेबी से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है। और लाइन टू लाइन देखते हैं, लिखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, फुल फॉर्म इसका QIP का, इज अ मेथड, क्या ये इज अ मेथड थ्रू विच अ लिस्टेड कंपनी, कौन करता है ये, लिस्टेड कंपनी करती है, कैन रेज कैपिटल, क्या रेज कर सकती है बेटा, कैपिटल रेज कर सकती है, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है, फुली एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चाहे लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, रेज कैपिटल कौन कर सकता है, जो इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर डिबेंचर इशू करती है, अदर सिक्योरिटी जो शेयर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इक्विटी शेयर तो इशू करती है या फिर ऐसी सिक्योरिटीज जो शेयर में कन्वर्ट हो जाए। टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB कौन होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि जैसे ये अदर कंपनीज है, LIC, म्यूचुअल फंड, ये सब लोग हैं। इन लोग के लिए, इन लोग को बेचने के लिए आपको परमिशन सेबी से नहीं लेनी पड़ती है, विदाउट नीड टू सबमिट एनी प्री इशू फिलिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है, यहाँ पर आपको फिलिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका काम हो जाता है। इट इज अ फास्टर एंड सिंपलर वे ऑफ रेजिंग फंड, ये क्या है, फास्टर और सिंपलर वे ऑफ फंड्स है कंपेयर टू पब्लिक ऑफरिंग एंड यूज प्राइमरली टू अवॉइड लॉन्ग रेगुलेटरी प्रोसीजर। समझ में आ रही बात, क्या है ये, फास्टर एंड सिंपलर वे, जहां पर आपको जल्दी से पैसा मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक जो इसमें आपका बन रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। बस एक सेकेंड रुकना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट में बस। इसके बाद बेटा हमारा तीसरा टॉपिक है ATM, तो पहले से इसमें गलती से आ गया है। फिर इसमें है डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। पहले क्या होता था, बैंक में जाके लाइन लगती लंबी लंबी, अब इंटरनेट के थ्रू जो बैंक में काम होने लगा है, ट्रांजेक्शन वगैरह होने लगा, वो क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग होता है। सिंपल डिजिटल बैंकिंग क्या, रिफर्स टू बैंकिंग डन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब बैंकिंग का काम आप जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेट के थ्रू करोगे, वो क्या हो जाएगा, डिजिटल बैंकिंग। बच्चों वाली चीज। UPI क्या होती है, UPI इज अ पॉपुलर मोबाइल पेमेंट मेथड, जो पेटीएम वगैरह करते हो ना, पेटीएम है आपका, गूगल पे वगैरह, वही है UPI। क्या है ये, इज अ पॉपुलर मोबाइल पेमेंट मेथड दैट अलाउज यू टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर, ठीक है, या अदर, इंस्टेंटली एंड फ्री ऑफ चार्ज, यहाँ पर कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। ई वॉलेट क्या होता है, डेबिट कार्ड देखा है, ATM कार्ड देखा है, तो वो आपके हाथ में रहता है, ठीक है, ऑफलाइन जैसे कह सकते हो, लेकिन ये आपके मोबाइल में रहेगा, सेम वही चीज रहेगी लेकिन मोबाइल के अंदर रहेगा। ऐप खोलोगे तो मिल जाएगा, ये कार्ड है आपको मिलेगा, लेकिन बाहर निकल के नहीं आएगा, आपके मोबाइल के अंदर रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग ई वॉलेट। वही सेम ATM कार्ड, वही डेबिट कार्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आगे देखो, स्ट्रेटजी भी ऐड हुआ है। स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी समझते हो ना, किसी भी चीज के लिए स्ट्रेटजी बनाना, कोई काम करने के लिए, तो क्या है, स्ट्रेटजी या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये वो टॉपिक जो पेपर में ऐड हुए इस साल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होता है, विच इंक्लूड 3 डायमेंशन डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। पहला काम क्या है इसका, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। दूसरा काम है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, इसी अडॉप्ट करना पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज को बांटना, टू एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, काहे के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है भाई। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी, क्या क्या फीचर्स होते हैं स्ट्रेटजी के। नंबर 1, इट इज इम्प्लाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये किसके लिए होता है बेटा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्प्लाइड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कौन इसको फॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर इट में बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ये क्या होता है, इट में भी चेंजेबल होता है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। इट इज फॉर्म यूजुअली आफ्टर स्वॉट एनालिसिस, ये कब फॉर्म किया जाता है, स्ट्रेटजी कब बनाई जाती है, स्वॉट एनालिसिस के बाद, ठीक है। बहुत है इतना। आगे देखो, इसके ट्रेनिंग एक टॉपिक है,
जो कि ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आ गया। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सिर्फ था, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पहले से था, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब आ गया। ऑन द जॉब में क्या होता है, जब आपको काम करते करते काम सिखाया जाता है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, आप जॉब भी करते रहोगे, आपको काम भी सिखाया जाएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में दोनों में ऑन द ही लिख दिया गलती से। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको जैसे क्लासरूम में क्लास चलती है ना, उस तरह से आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाई जाएगी, आपको थ्योरेटिकल चीजें सिखाई जाएगी। वो क्या होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एक नई चीज आई है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में क्या है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। पहले में क्या लिखा है, ऑटोक्रेटिक, AUTOCRATIC, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें क्या होता है, देखो लीडर को ना सोचते हो, एक लीडर, सबका लीडर करने का, MS धोनी जैसे कैप्टन थे, उनका तरीका अलग था, विराट कोहली का अलग था, क्रिकेट में था, जैसे मोदी जी उनका अलग है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनका अलग है। तो हर आदमी का अलग अलग एज ए लीडर होता है। तो इसमें पहला तरीका होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, इसमें जो सुप्रीम होता है, सुप्रीम कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट, इसमें जो आपका सीनियर होता है, जो सुप्रीम सबसे बड़ा आदमी होता है, वो कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट को, उनको सुनता ही नहीं है। ठीक है, एंड सोल डिसीजन मेकर, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, किसी की मर्जी के हिसाब से नहीं लेता है। यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। पहला ये इस साल ऐड हुआ, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसको पढ़ लेना भाई जरूर से। ठीक, नंबर 2 डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या है ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, यहां पर लीडर्स पे सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू सब ऑर्डिनेट टू पार्टिसिपेट, मतलब इसमें दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो आपके जूनियर्स है उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली अकेले सब कुछ कर रहा है, डेमोक्रेटिक होता है, मिलजुल के होता है, पार्टिसिपेटिव होता है। थर्ड लेजेस फेयर लीडरशिप, ये क्या होती है भाई, इसमें लीडर डेलीगेट द अथॉरिटी कंप्लीटली टू सबऑर्डिनेट, इसमें जो हमारे जूनियर्स है उनको कहते हैं भाई अब तुम देखो मैं ठीक हूँ, कोई तुमको सबको अपना अपना काम बांट दिया, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, लेजेस फेयर लीडरशिप। ठीक, फोर्थ है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ये क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, फॉर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर, हायरार्की समझते हो, इसमें एक सिस्टम होता है, जैसे हायरार्की में क्या होता है, एक चेन सिस्टम होता है, जैसे ये A है, फिर ये B है, ये C है, फिर ये D है, तो इनके पास जाना है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये क्या है, चेनिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की। तो इसमें क्या होता है, पूरा फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद स्ट्रिक्ट फॉलोइंग रूल्स, इसमें रूल्स होते हैं, उस तरह से यहाँ पर काम होता है, पूरे फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होता है, सिस्टम होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर सारे काम करे जाते हैं। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, एक टॉपिक और ऐड जो है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। क्या है ये, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जब प्राइस सेट करते हो तो कुछ चीजों को ध्यान में रखकर हमेशा प्राइस सेट करते हो। तो सबसे पहली जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आती है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। ये सिंपल सा मेथड है कि भाई मान लो मैंने कोई भी सामान बनाया, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। कितने रुपीज कॉस्ट उसकी बेटा, 100 रुपीज। तो मैंने उसमें 100 प्लस 50 कर लिया, क्या कर लिया, कितना हो गया 150। 100 रुपीज कॉस्ट उसकी, मैंने 50 रुपीज में ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे 150। कितना हो जाएगा वो, 150 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें क्या होता है कि 100 रुपए कॉस्ट था, मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो वो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। जितनी कॉस्ट है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो, तो वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। मतलब इन दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो कॉस्ट है प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दो, जो होगा वो क्या होगा आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड होगा। ये कुछ लोग ये लोग कराते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन रहता है, भैया वोडाफोन वाला इतने में रख रहा है तो एयरटेल वाला भी उसी के हिसाब से प्राइस रखेगा। तो इन दिस मेथड प्राइसेस आर सेट बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब इसमें जो प्राइस सेट करते हैं हम लोग, व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग, तो उसके हिसाब से लोग प्राइस में सेट करते हैं। ये सिमिलर प्रोडक्ट में होता है। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, अंडर दिस मेथड एट द बिगिनिंग, इसमें क्या होता है, देखो प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब समझ लो। प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही बिजनेस चार्जेस ऑफ वेरी हाई प्राइस, इसमें क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि बिजनेस चार्ज ऑफ वेरी हाई प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे। क्या करेंगे,
बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे, कम में काम नहीं करेंगे शुरू में, और जब प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा एंड लेटर ऑन रिड्यूस द प्राइस, तो टाइम के साथ प्राइस को कम कर देंगे। तो अंडर दिस मेथड एट द बिगिनिंग, शुरू में बिजनेस क्या करेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्राइस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक। और पेडिशन प्राइसिंग में क्या था, उल्टा, प्राइसेस आर लो, शुरू में क्या करेंगे, कब करेंगे, प्राइस कम सेट करेंगे, मार्केट को कैप्चर करेंगे एंड लेटर ऑन द प्राइस इंक्रीज, बाद में प्राइस बढ़ा देंगे। तो प्राइस स्कीमिंग में शुरू में प्राइस क्या करेंगे, बहुत हाई रखेंगे, बाद में कम कर देंगे। यहाँ पर क्या है, पेडिशन में प्राइस को कम रखेंगे, मार्केट कैप्चर करेंगे और बाद में प्राइस को बढ़ा देंगे। और लास्ट होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि कस्टमर जिस चीज को जितनी वैल्यू दे रहा होता है उस हिसाब से हम लोग प्राइस सेट करते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज डिसाइडिंग बाय एस्टिमेटिंग हाउ मच वैल्यू द कस्टमर प्लेसेस ऑन अ प्रोडक्ट। कस्टमर कितना वैल्यू दे रहा है उस प्रोडक्ट को, उस हिसाब से प्राइस सेट कर लेते हैं। कस्टमर को चीज पसंद आ रही तो उस हिसाब से हम लोग प्राइस ज्यादा रख लेंगे। ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉम्पिटिशन, फोकस ऑन द कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेट किया जाता है। समझ में आ गई बात। और क्या है, लास्ट टॉपिक इसमें है, ये देख लो भैया, फ्यूचर्स भी आ सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, तो ये देख लेना, ये तो डिफरेंस हो सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में क्या डिफरेंस है। नो से इस पे रेगुलेटर, नो सेंट्रल रेगुलेटर, सेंट्रल रेगुलेटर, इसमें कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं था। इसमें क्या है, अथॉरिटी सेटअप की गई, इसमें सेंट्रल रेगुलेटर है। फिलिंग ऑफ कंप्लेंट, इसमें क्या होता था, इसमें आपको जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था। इसमें क्या होता है, एनीवेयर ऑफ फॉर्म वेयर द कंज्यूमर रिजाइड, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। नो प्रोविजन अवेलेबल मीडिएशन का, इसमें कोर्ट कैन वर्क टुवर्ड सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन सेल्स। ठीक। जस्टिस, इसमें क्या था, पहले 20 लाख रुपए तक का मामला आता था, अब क्या हो गया, अप टू 1 करोड़ हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज कैन टेक अप, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग 20 लाख दे सकते थे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग 1 करोड़ तक दे सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी, नो प्रोविजन अवेलेबल, प्रोडक्ट लायबिलिटी कुछ नहीं थी, खराब हो गया, कुछ फट गया आपके घर में, तो अब क्या, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉस्ट। अगर आपका कोई गलत हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। पहले कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था इसमें। ई कॉमर्स, पहले अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से तो उसमें प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2019 में अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो फ्लिपकार्ट वगैरह से और सामान खराब निकल जाता है, तो अब कंप्लेन कर सकते हो, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ गया, पहले नहीं आता था। नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब आप जैसे हायरिंग हो रही है ना, आपको आप कहीं और हो, हियरिंग हो रही है, बाहर हो, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ सकते हो। पहले आपको वहां पर फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता था। और ये कुछ टॉपिक थे जो कि एडेड हुए थे, बच्चे बहुत परेशान थे, तो इसलिए मैंने करा दिया। जाओ देखो, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मिलते हैं न्यू वीडियो में, लेकिन फिलहाल उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। पहले पता नहीं न्यू वीडियो हो कि नहीं, ये मेरी आई थिंक लास्ट वीडियो हो, और तब तक लिए थैंक यू। कल मिलेंगे हम लोग, पेपर डिस्कस करेंगे, तब तक लिए थैंक यू सो मच।